नमस्कार साथियों, कैसे हो? फरवरी मंथ पूरा हो चुका है और फरवरी मंथ की बूस्टर फैक्ट के साथ आपको नानक क्लासेज एप्लीकेशन में ये क्लास मिल रही है। तो आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है नानक क्लासेज के इस डिजिटल प्रोल में। उम्मीद करता हूँ आप निरंतर मेरे साथ जुड़े हैं। निरंतर आप यूट्यूब पे डेली, वीकली, मंथली 15 दिन की क्लास ले रहे हैं और उसके बावजूद भी आपकी क्लास अगर रहती है तो आपके लिए हाजिर है ये क्लास जो संपूर्ण महीने का अध्ययन करेगी 1 फरवरी से 28 फरवरी। तो करें स्टार्ट, बिना वक्त जाए कीजिए आज की क्लास क्वेश्चन के साथ बूस्टर डोज जो आपके काम के। और वर्तमान में आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी पर चर्चा। चलो, जो भी आपके भाई बहन हैं, प्यारे साथी हैं, उनको बता देना नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें डेली का टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, आपको मंथली पीडीएफ मिलती है और मंथली वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। तो मात्र 99 रुपये में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का करंट आपको डेली टेस्ट में, वीकली टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, मंथली पीडीएफ और मंथली वीडियो आपको प्राप्त। आप सभी खुश हैं, मस्त हैं, बस निरंतर पढ़ें। पहला प्रश्न आपके सामने, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो आपका बहुत ही अच्छा जवाब स्वानंद किरकिरे। इसको स्वानंद किरकिरे को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से सम्मानित किया गया। ओके, अब पूरी डिटेल देख लो। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 प्रश्न बस 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान प्रसिद्ध गीतकार और प्लेबैक सिंगर स्वानंद किरकिरे को प्रदान किया गया। 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र मिला। ओके, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? क्या बात है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा पार्क, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा भरतपुर जो केवलादेव के पास, वहां पे मंजूरी लगभग मिल चुकी। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के पास प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पार्क बनेगा। 500 करोड़ रुपए की क्या आएगी? लागत आएगी। आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पक्षी का नगला और ब्रिज से अलग झलक बगीची तक फैलेगा। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली किस्त में 200 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा और भरतपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति। जो काम की चीज है वो फैक्ट में। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और पीडीएफ आपको प्राप्त हो, पीडीएफ आपको मिल रही है ऐप के अंदर, मिल रही है ना? उत्तर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निदा फाजली। अब देखो, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अब की बार जोधपुर में हो। गलती से भी जयपुर मत कर देना, जोधपुर, क्योंकि एग्जामिनर पहला प्रश्न तो ये देगा तो बोले सब जाएंगे जयपुर की तरफ, लेकिन जोधपुर। ठीक है, निदा फाजली को मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस, चुरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कोच अवार्ड 2024 मिलेगा? ये पक्के प्रश्न आएंगे, मतलब उधर आएगा डिजिटल सखी और महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए। डिजिटल सखी और महिला सशक्ति प्रोजेक्ट के लिए चुरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा। अभी ताजा अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ है किसका? आरपीएससी लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है। उसमें प्रश्न आया था कि राजस्थान के 2 जिला कलेक्टर, एक सुलुम्बर जिला कलेक्टर और एक डूंगरपुर जिला कलेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस होता है 3 दिसंबर को, उस अवसर पर सम्मानित किया गया। तो जाहिर सी बात है इन कलेक्टरों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा प्रश्न। डूंगरपुर और सुलुम्बर, इन 2 जिलों के कलेक्टर को सम्मानित किया गया था। अभी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो स्कोच अवार्ड 2024 डिजिटल सखी नवाचार के लिए कलेक्टर अभिषेक सुराणा को महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, राजीव का डीपीएम दुर्गा डाका के अनुसार ये प्रोजेक्ट स्कोच अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। डिजिटल सखी 2.0 ग्रामीण महिलाओं को एआई, चैट जीपीटी, साइबर सुरक्षा, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पेमेंट का प्रशिक्षण देना। बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में जो चल रहा है, अगर हमें प्रशिक्षण उसका ज्ञान ही नहीं है तो फिर हमारे क्या काम का? वो कहते हैं ना, हम विकसित देशों से पीछे चल रहे हैं। जब हम हमारे देश में, हमारे राज्य में जो हो रहा है, अगर हम उससे पीछे चलेंगे तो वास्तविकता में हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छा नवाचार है। कार्यक्रम का संचालन सभी ब्लॉकों में हो रहा है। पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए
राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौते होते हैं जो संस्था राष्ट्र किसी के साथ कैसे भी हो सकते हैं। तो टाटा पावर एनर्जी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, अब रिन्यूएबल कौन सी है? अक्षय ऊर्जा वाली, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वाली है। तो जब जब समझौते हुए एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना भागीदार राजस्थान की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां। अब तीन कौन सी है? तीनों विद्युत कंपनियां जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर। बाकी जयपुर के अंदर दो और है जिनका काम है संरक्षण, प्रसारण, वितरण, रख रखाव, सबका काम। तो टोटल 5 है कंपनियां। 3 मुख्य है जो डिस्कॉम के रूप में जानी जाती है। डिस्कॉम जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इन्होंने समझौता किया। पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना, 3 किलोवाट तक 78,000 की सब्सिडी मिलती है। ठीक है, और हर घर छत लगानी है, छतों के ऊपर प्लांट लग जाए, वो सोलर लग जाए, ताकि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी प्रति माह। 300 यूनिट बिजली फ्री, बहुत अच्छी मुहिम है। 300 यूनिट बिजली फ्री प्रति माह। बस ग्रिड से जुड़ेगा यह सिस्टम, ग्रिड से जुड़ जाएगा, लाइट गई तो गई, आई तो आ गई, लेकिन आपका फ्री, नो मेंटेनेंस। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का टारगेट बढ़ाकर अब कितना करती? ये लो जी, जल जीवन मिशन 2019 में चली थी। कब? 2019 में चली। बोले टारगेट था 2024 को समाप्त करना है, लक्ष्य नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सरकार ने कहा कि छोड़ेंगे तो नहीं, हर घर नल लगाना ही है। ठीक है, जल जीवन मिशन, हर घर नल, हर घर नल। ये गांव ढाणियों के अंदर है, गांव है ढाणियों के अंदर। उत्तर क्या आएगा? 2028 तक। केंद्रीय बजट 2025 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। क्या क्या और काम किए, कुछ और बातें बताता हूँ, क्योंकि अब जो पटवार, ग्राम सेवक है, फर्स्ट ग्रेड है, या जैसे भी इंडिया से संबंधित करंट पढ़ते हो तो काम आता है। तो कृषि और किसान कल्याण के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 लाख कर दी। 7.7 करोड़ किसान अल्पकालीन ऋण सुविधा से लाभान्वित होंगे। और 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू होगा। ये प्रश्न आएगा कितने वर्षीय? 6 वर्षीय। उद्यम और स्टार्टअप के लिए क्या कर दिया कि स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का नया कोष बना दिया। 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्यमों के लिए और 10 लाख उद्यमियों को इस वर्ष लाभ होगा। प्रश्न आ जाएगा पेपर में, कथन से दे देगा, क्योंकि ट्रेंड ही आ गया। जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल पहुंचाना लक्ष्य। मिशन का विस्तार 2028 तक, 100% कवरेज सुनिश्चित करने पर जोर है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2024, इसको भी याद रखना, लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार। योजना, छोटे मॉड्यूल रिएक्टर एसएमआर विकसित किए जाएंगे। निजी सहभागिता, एसएमआर के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। और इनकम टैक्स में राहत, 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य इनकम टैक्स होगा। कितना? शून्य इनकम टैक्स होगा। हाल ही में नाहर माता अठियासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? अब क्या है कि ऐसे प्रश्न लगता है कि सर क्या मुख्य अतिथि है क्या, लेकिन ये माता पूछी जा सकती है पेपर में, आ जाएगा, क्योंकि हमारे राज्यपाल जी हरिबाबू किशन राव बागड़े साहब, अभी आरपीएससी आरएस प्री में प्रश्न आ चुका है, लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड में आ चुका है। बोले जी साहब जी, आपने शपथ कब ली थी? आप हमारे राजस्थान में विराजे, आपने शपथ ली 31 जुलाई 2024 को। बोले आप 45वें राज्यपाल हैं साहब। बिल्कुल। और व्यक्ति के रूप में आप साहब 22वें हैं। जी बिल्कुल जी। हम कहाँ से आए हैं जी? हम मराठा परिवार से हैं जी, महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, औरंगाबाद के हैं हम जी, हम यहाँ आ गए आपके पास जी। तो ये प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहे, बोले आपके राज्य के प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। बोले राज्यपाल के बारे में नहीं जानोगे तो क्या जानोगे? अरे भाई 31 जुलाई 2024 3 बार पूछ लिए, क्या यही प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर बार बार? ना जी, वो पूछेगा शपथ किसने दिलाई? एम श्रीवास्तव ने। किसने? श्रीवास्तव, जो हाईकोर्ट के सीजी है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऐसे तो होगा, होगा प्रश्न बिल्कुल, कुछ ना कुछ बदलेगा, कुछ बड़ा होगा तो हम बड़ा करने नहीं देंगे, कितना भी कर ले हम पार पाए। ठीक है, इससे भी ज्यादा वो घुमा सकेगा प्रश्न। बोले किसका स्थान लिया? कलराज जी का लिया। तो वो माता याद रखियो, नाहर माता अठियासन मंदिर पूछा जा सकता है, बड़ी बात नहीं, कुछ ही पूछ सकता है एग्जामिनर। तो नाहर माता अठियासन मंदिर कठै नागौर में। और राज्यपाल जी ने क्या कहा? बोले कई दिनों बाद ये पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाएगा। इतनी बात निकाल दी, कैच कर ली, का मतलब पर्यटन स्थल के रूप में आगे जाएगा।
नाहर माता अठियास मंदिर कारिकर। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है? तो कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है? लगभग 91.7% घरों में स्मार्टफोन है। अब कईयों के घर में बुजुर्ग है, उनको कीपैड रखने की आदत है, जैसे मेरे दादाजी है, उनको टच वगैरह कुछ नहीं आता, वो कहते हैं मुझे तो कीपैड रखना है। एक जियो फोन भी है छोटा, जो वसुंधरा जी दे के गई थी, वो मेरी दादी जी रखती है जैसे। वो कहते मुझे तो यही पसंद है, बड़ा नज़ारा क्या है इसमें, तो मात्र 500 MB आता है पूरे साल में, महीने आराम से देख पाते हैं। अब जिसको जिस मोबाइल का, अब किसी को आईफोन का शौक है, बोले रिंग टोन उसमें बजनी चाहिए, लोग देखें मेरे कान के लगे और आईफोन ले रखे, चाहे वो किस्तों में लिया हो, लेकिन होता है क्योंकि पुराना पसंद है, नया पसंद है, ऐसे। तो इस प्रकार करके 91.7% स्मार्टफोन है। देख लियो सारी रिपोर्ट। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2024 राजस्थान की आई है। कोविड के कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन और कौशल ज्ञान में गिरावट आई है, लेकिन अब सुधार हो रहे हैं, क्योंकि होनी ये सीधी सी बात है। जो मान लो 2019-20 में, अब जो बच्चा 2020-21 के सत्र में आया, वो तो घर बैठ के पहली पास कर ली। 21-22 में आया, उसने भी पास कर ली, वो सीधा तीसरी में हुआ। तीसरी में क्या कबूतर कहाँ से जानेगा, वो तीन ही जानेगा, न एक को एक जानेगा, न दो जानेगा, तो गिरावट तो आनी है। राजस्थान के 91.7 घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है, बिल्कुल। 70.1 लड़कियां और 82.2 लड़के स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। अब लड़कियां देख लो कितना है, 76.1% लड़कियां स्मार्टफोन का प्रयोग कर रही है और 82.2 लड़के कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे घरों में दो भाई, दो बहन है, एक बहन है, कैसी है, एक एक का यूज कर रहे हैं। कई बार होता है ना, दो भाई है, एक बहन है, बोले एक फ़ोन ले आओ और तू 2 घंटे चला लेना, तू इतना नेट यूज होते ही तेरा हो जाएगा। शाम को कहते 2 घंटे मेरे हैं, मेरे 300 MB छोड़ देना। 1.5 GB आए तो 2 GB आए तो फिक्स करते हैं, बोले इतना उड़ गया अब दे दे मोबाइल। तो घरों में ये कंडीशन अपनी चलती रहती है। ओके, तो 82.2%। और राज्य में वर्ष 2024 में कुल स्कूल नामांकन वो है 59.3% रहा है। ये समस्या चलती रहती है स्कूलों के अंदर। देखो, चाहे अध्यापक कम हो या LDC की कमी हो, कैसे न कैसे बहुत सारे जो टीचर है वो भी प्राइवेट सेक्टर में भेज देते हैं, या बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ अप्रवेशित बालिकाएं भी बहुत होती हैं। ये चलता रहता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ इसका जल्दी से जवाब। ठीक है, तो ये है पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। क्या होता है पांडुलिपि? पांडुलिपि होती है हाथ से लिखे हुए, पहले हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखी हुई जो भी थी। आज अब जमाना ये आ गया डिजिटल का, तो हाथ से लिखने का तो मन ही नहीं करता, लिखते हैं तो भी ढंग से नहीं लिख पाते हैं, बस ठीक है। ये लिपियां खत्म होती जा रही है धीरे धीरे इनके जमाने में। तो उत्तर भारत ज्ञान भारतम मिशन का जरूर याद। देखो, भारत ज्ञान भारतम मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा, उद्देश्य जरूर याद रखना। केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई भी मिशन होता है, नीतियां होती है, उसका उद्देश्य आपको परफेक्ट पता होना चाहिए। एग्जामिनर क्यों देता है कि एक विद्यार्थी अगर उसको क्वेश्चन देगी, मान लो योजना आप नहीं पढ़ पाते, एक ही पेपर में आज गलत हो जाए, तो आधी दुनिया को बता दोगे कि मेरे ये प्रश्न आया था और यहाँ 5 लाख की जगह 3 लाख था, मैं गलत करके आ। जैसे अभी लाइब्रेरियन में प्रश्न आया ताज़ा ताज़ा, बोले MSME नीति के अंदर जो पुनर्भरण संधारण है वो 5 लाख नहीं 3 लाख है, वो असत्य पूछा था। अब जो गलत करके आया ना, वो दिमाग में रट लेगा कि उसको इससे कोई मतलब नहीं है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज नीति से कोई मतलब नहीं है। अगर उसका गलत हो गया ना, वो आधी दुनिया को बता देगा, बोले मैं उस पेपर में रह गया अगर मैं 5 लाख की जगह 3 लाख। तो ये संदेश पहुंचाती है सरकार, और जो एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, उसका सबसे बड़ा टारगेट। पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल होगी इसके, क्योंकि संग्रहालय भरे पड़े हैं लिख लिख के कोई कोई भाषा में। और हकीकत यह है कि हमारी जो राजस्थानी मारवाड़ी फॉन्ट है ना, वो आज तक नहीं मिल पाया। जितनी भी हिस्ट्री और कल्चर पढ़ते हैं ना, आधा तो तुक्केबाजी है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अभी 2023 के अंदर पुणे की सीडेक कंपनी है, उसको मारवाड़ी फॉन्ट तैयार करने के लिए सरकार के द्वारा दिया गया, और जिस दिन हो गया, हो सकता है हालात ही बदल जाए, कब कौन था पता ही नहीं चलेगा। उससे पहले पहले नौकरी लग जाओ, ये तो पता नहीं। ये जिले बदलते हैं ना 50 और 41, कहीं इतिहास न बदल जाए। कहीं राणा सांगा तो था ही नहीं, कहीं मालदेव तो था ही नहीं, हुमायूं तो कभी राजस्थान में पग ही नहीं रखा, और हम पढ़ते हैं हुमायूं को। कामरान पता नहीं कहाँ से आ गया, और ये साके पता नहीं हुए कि नहीं हुए। वास्तविकता तो हुए हैं, क्लियर ये लगभग पढ़ते, लेकिन पता नहीं क्या जो लिख दिया वो पढ़ना पड़ेगा। तो पहले पहले लग जाओ, ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जाए।
नाबार्ड द्वारा राजस्थान के किन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है? जीआई टैग, इससे क्या होता है, ये हमारी राजस्थान भारत में क्या है, चेन्नई के अंदर संस्थान है जीआई टैग का, इससे प्रमाणित हो जाता है, वो चीज़ डुप्लीकेट न के बराबर हो जाती है। और जीआई टैग मान लो अपने राजस्थान की, जैसे खेजड़ी की सांगरी है, सांगरी बहुत प्रसिद्ध है लेकिन हम जानते हैं, सारे नहीं जानते। इसको अभी चयनित किया गया, खेजड़ी की जो सांगरी है उसको, अगर कल को इसको जीआई टैग मिल गया तो पूरे भारत में जानने लग जाएंगे कि भी खेजड़ी वृक्ष होता है, और खेजड़ी लगभग तो है ही, खेजड़ी वृक्ष की सांगरी होती है। आपातकालीन में अकाल रात कार्य के दौरान इसका काम में लिया जाता है, सुखा के चटनी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। सारे नहीं जानते, हम जानते हैं, या पश्चिमी राजस्थान जानता है लेकिन तमिलनाडु वाला बंदा नहीं जानता, हो सकता है वो अरुणाचल प्रदेश का नहीं जानता है, लेकिन जैसे इसको जीआई टैग मिलेगा ऑल इंडिया में फेमस हो जाए, इसकी मांग बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। कोट्टा स्टोन, जय उदयपुर ग्रीन मार्बल, गंगापुर की खीर मोहन अब बहुत प्रसिद्ध है, हमारी तरफ से खीर मोहन ऐसे लगते हैं जैसे गुलाब जामुन है। बूंदी की सुगंधा चावल, माही सुगंधा हम सुनते हैं, बहुत गजब की सुगंध आती है, ये अच्छी इतनी किस्म है। और जयपुर की कुंदन मीणा, उपयुक्त सभी, इनको चयनित किया गया है। सांगरी खेजड़ी को चयनित किया गया, प्लस लाल मिर्च, हर जगह मिर्ची लगा है तो वह लाल मिर्च, इसको भी जीआई टैग में। अब मिर्ची सुनते हैं अलग अलग प्रकार की होती है मिर्ची, लेकिन ये मथानिया जोधपुर की जो मिर्च है ना, उसका स्वाद अलग है, तो इसको भी चयनित किया गया है। देखो 2025 में इनमें से कितनों को जीआई टैग मिलता है, ठीक है, बस ये थोड़ा सा याद रख। राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया? ये नीति आयोग बहुत बड़ा थिंक टैंक है आज, जो योजना आयोग चलती थी कभी, और 1 जनवरी 2015 से इसको नीति आयोग, ये कोई संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखना, संवैधानिक उसके लगेगा जब उसके अंदर संविधान का अनुच्छेद हो, ये कानूनी है, और सरकार तब चाहे इसको हटा सकती है, जैसे योजना आयोग को हटाए, तो ये काम करती है। इसने हाल ही में क्या है कि किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है, तो राजीव ठाकुर को। तो राजस्थान कैडर के आईएएस राजीव सिंह ठाकुर नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त किए। 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.51 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया? उस दिन हिल गया था राजस्थान, और सूर्य को पता लग गया भी राजस्थानियों ने आज, हमारे राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना, आपको ये आंकड़ा भी मिल सकता है, आपको ये भी आंकड़ा मिल सकता है, क्योंकि जिस दिन सूर्य नमस्कार हुआ था उस दिन सूर्य की किरणें आई थी 1.51 करोड़ की, और 3-4 दिन बाद प्रमाण पत्र जब दिया गया हमारे शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर को, तो उसमें आंकड़ा 1.53 का आ गया, 1,53,00,000। उसमें टीचर भी शामिल है, विद्यार्थी भी शामिल है, और अभिभावक भी शामिल है, और वो दिन था सूर्य सप्तमी का। अब एक मजे की ओर बताओ, कई विद्यार्थियों के दिमाग में होता है गुरुजी सूर्य सप्तमी तो 4 फरवरी को थी, मतलब माघ शुक्ल सप्तमी, ये भी एक फंडा है कि माघ शुक्ल सप्तमी सर 4 फरवरी को थी, तो 3 फरवरी को कैसे बना लिया? वो सरकार का समारोह होता है, सरकार ने कहा कि 4 फरवरी को माघ शुक्ल सप्तमी है, देवनारायण जयंती है और सार्वजनिक अवकाश है, मुझे पता है, और सरकार को भी पता है कि नहीं आएंगे, आधे टीचर नहीं आएंगे, आधे विद्यार्थी नहीं आएंगे, बोले 3 फरवरी को ही कर दो, बोले हमने सूर्य सप्तमी बनाई, सूर्य को एक दिन पहले ही ला दिया, ठीक है, याद रखियो यहाँ सूर्य सप्तमी, सूर्य सप्तमी तो थी माघ शुक्ल सप्तमी को, लेकिन हमने सूर्य को एक दिन पहले हिला दिया, यानी 3 फरवरी को। 4 फरवरी को हमने छुट्टी बनाई, देवनारायण जयंती, सार्वजनिक व्यवस्था ऑल इंडिया, अपने राजस्थान के अंदर, तो ये कहानी बनी। फिर बसंत पंचमी के दिन हम क्या कहते हैं? हम गार्गी पुरस्कार देते हैं, हमारी शिक्षा विभाग है, राजस्थान सरकार गार्गी पुरस्कार देती है, जरूर याद रखना, ये प्रश्न आता है, और ये माघ शुक्ल पंचमी को आती है। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को पतंग महोत्सव बनाया जाता है, और हमारा पतंग जो महोत्सव है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और गणतंत्र दिवस अब की बार 76वां बनाया गया, और अब की बार हमने इसका आयोजन उदयपुर में किया गया, और सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार मिला पर्यटन विभाग को मिला, उसने सबसे अच्छी अपनी झांकी दिखाई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे आएगा। अब की बार 76वां गणतंत्र दिवस हमने उदयपुर बनाया, जयपुर को छोड़कर हमने उदयपुर में बनाया, और वहाँ हमारे राज्यपाल ने झंडा फहराया, तो इसको भी ध्यान रखना। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम 3 फरवरी 2025 तारीख जरूर याद रखनी है, और यह आंकड़ा जरूर याद रखना है। पिछला रिकॉर्ड 1,01,33,00,000 था, जबकि अब की बार कितना हो गया? 1.53 याद रखना, 53 याद रखना, 51, दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि दो आंकड़े हैं, तो दोनों मैंने आपको बता। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी और मेरे ही हाथ में अभियान कब से कब तक चलाया जाए? ऑनलाइन फॉर्म भर जाते हैं, सीधा कर जाए। अब की बार क्या होगा, ये फसल बीमा योजना है, आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, पंचायत घर में वगैरह, सरकार लगातार पंचायती विभाग है वो उसी लगा रहा है।
उत्तर आएगा 5 फरवरी से इसका सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जिस दिन ये योजना स्टार्ट हुई थी, एग्री स्टेक योजना, जिसमें एक ऑनलाइन कार्ड बना है किसानों का 11 अंकों का, 11 अंक है, उसमें सारी डिजिटल सिस्टम का फायदा उठा सकेंगे किसान। और जब किसानों का नाम आए तो आपको 13 दिसंबर की तारीख जरूर याद रखना। 13 दिसंबर 2024 को एक आयोजन हुआ था, किसान सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? मायड़, अजमेर में। अब प्रश्न क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 12 फरवरी 2024 को राजस्थान युवा महोत्सव उत्सव, ये रोजगार उत्सव बनाया था। अभी आपके लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था 16 फरवरी को, 16 फरवरी को हुआ, तो उसमें क्वेश्चन पूछा सीधा। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। मैं किसानों को बीमा पॉलिसी हार्ड कॉपी समय पर उपलब्ध करवाना, जागरूकता बढ़ाना, अवधि 5 फरवरी से 15 मार्च, और स्थान ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर, ठीक है। अगला देखिए, अब प्रीमियम दरें तो आप जानते हो कि खरीफ फसल के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है, और वाणिज्यिक बागवानी के लिए 5%। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका उद्देश्य विधानसभा कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना। देखो, राजस्थान विधानसभा नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन कब हुआ? 3 फरवरी 2025 को, याद रखना। हालांकि सत्र की शुरुआत 31 जुलाई से हो चुकी है, जो तीसरा सत्र शुरू हुआ है वो सत्र तो शुरू हो चुका है, 31 जुलाई से हुआ था। और 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा के अंदर नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी वहीं थे, और उद्देश्य राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली को डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। अब इससे फायदा क्या होगा कि सारा सिस्टम, जो विधायक है, विधानसभा में सदस्य हैं, वो उनके सामने, सबके सामने टैबलेट है, उनमें क्वेश्चन आ गया क्या है, सब ऐसे कागज वगैरह उठाने नहीं पड़ेंगे। तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया को किया गया, ठीक है, याद रखना। अगला, प्रधानमंत्री, एक और याद रखना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी। मैं साथ साथ में कुछ चीजें ये भी बता रहा हूं जो आपके काम की है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर शुरू किया गया। लक्ष्य जिले, 100 जिले जहां कम उत्पादकता, कम फसल बुआई है और कम ऋण मापदंड है, वहां ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाए। उद्देश्य, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधता, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, पंचायत ब्लॉक स्तर पर सिंचाई सुविधा में सुधार। इससे क्या है, 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। क्रियान्वयन, राज्यों की भागीदारी से योजनाओं का अभिसरण होगा। इसमें राजस्थान को शामिल किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की है? वस्त्र व परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। अभी इनमें कोई ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, कोई चीज ज्यादा नहीं हुई है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, लक्ष्य राजस्थान को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, वस्त्र परिधान क्षेत्र का सतत और समग्र विकास, रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ाना, स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि, संभावित निवेश 40,000 करोड़। और कुछ ज्यादा बस इन पॉलिसी के नाम याद रखना। राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति लागू की है? तो राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। इसमें भी कोई ज्यादा और प्रावधान नहीं है, बस निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहन देना, राजस्थान को डेटा सेंटर हब बनाना, और डेटा सेंटर्स की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ावा देना। आपको बता देता हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी पूरे पूरे साल की जनवरी से दिसंबर की वस्तुनिष्ठ पुस्तक उपलब्ध है, आप इसका जरूर अध्ययन करें। स्पेशल राजस्थान करंट के और प्रश्न सीधे सीधे आपको पुट मिलते हैं, तो आप निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अब आरबीएससी की 6 से 12 की पुस्तक हमारी उपलब्ध है, जहाँ से लगभग ही प्रश्न आते हैं, अपवाद को छोड़कर सारे मिलते हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, महिला सशक्तिकरण है, कौशल विकास है, योजना है, वो सब डाली हुई का अध्ययन जरूर करें, आपके लिए बहुत मुख्य है। प्रोत्साहन, एसेट क्रिएशन इंसेटिव, सनराइज इंसेटिव, ब्याज अनुदान। इस संभावित
निवेश 20,000 करोड़ लगभग कोई नीति है ना, आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, 5 वर्ष के लिए बनती। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक लागत में कमी है। ठीक है, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 लक्ष्य जरूर याद रखना, क्योंकि इन प्रश्नों में और कोई प्रावधान ज्यादा कुछ ही नहीं किया गया है, इसलिए ये लक्ष्य आएंगे। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी। मुख्य प्रोत्साहन वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, ट्रकर पार्क आदि के लिए कैपिटल सब्सिडी और ब्याज अनुदान, कर और शुल्क में विभिन्न रियायतें। भूमि आवंटन नए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 एकड़ या 10% भूमि लॉजिस्टिक्स के लिए आरक्षित। द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत कुलपतियों का नया पदनाम क्या होगा? ये लो जी, लगातार पढ़ रहे हैं, अभी कुलपति को कुल गुरु कहेंगे, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं होगा। एग्जामिनर ये चीज देगा कि किस बिल के तहत, या उस बिल का नाम क्या है। राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, तो प्रदेश विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का पदनाम बदलकर कुलगुरु और प्रति कुलपति का नाम बदलकर प्रति कुलगुरु किया जाएगा। सीधी सी बात है, कुलपति है वहां कुलगुरु आ जाएगा। ये वो कैसे? वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के पदनाम अंग्रेजी पद में ही यथावत रखे जाएंगे। चांसलर राज्यपाल होता है, कुलाधिपति जिसको कहते हैं। वाइस चांसलर कुलपति होता है, जिसको कुलगुरु कहेंगे। ठीक है, संशोधन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 33 राजकीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा और यह संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है। राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब सारा चर्चा में चल। राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब हुई? 5 फरवरी 2025। 5 फरवरी 2025। पूरी डिटेल देखो। एग्रीस्टेक योजना व किसान रजिस्ट्री शिविर राजस्थान 5 फरवरी 2025 से शुरू। उद्देश्य है किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान कर। कितने? 11 अंकों की। शिविर स्थान सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। लाभ केंद्र और राज्य सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ बिना रुकावट मिलेगा। किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो कहां आयोजित किया गया? बारां के। बस इतना याद रखना। शुरुआत 5 फरवरी 2025, राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 में, अवधि 2021-22 से 2026 मार्च। ठीक है, स्वीकृत परियोजना 149 परियोजना स्वीकृत है। कुल लागत 1858.55 करोड़ है। लक्ष्य जल ग्रहण विकास की जानकारी जन जन तक पहुंचाना, जल ग्रहण परियोजनाओं से लाभ और जुड़ाव सुनिश्चित करना। यात्रा मार्ग 2 रथों द्वारा 27 जिलों की 107 परियोजनाओं के अंतर्गत 214 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी। योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जाएगा और भागीदारी स्थानीय जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? बहुत ही गजब के प्रश्न। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मंगल बादल को। इसको डॉक्टर मंगत बादल सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान से सम्मानित। आयोजन मारवाड़ी सम्मेलन हुआ था, कोलकाता में होगा 1 मार्च को। सम्मान राशि 21,000 रुपये दिए जाएंगे। सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर मंगत बादल। राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? ये लो जी, नई युवा नीति आ रही है, लगभग विधानसभा में हो चुका है, क्लियर नहीं है। युवा नीति 2013 मंजूरी राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हुई। उद्देश्य सीधी सी बात है, युवाओं के लिए है, तो युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता, अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करना ही है। 55 युवा नीति 2013 का स्थान लेगी। 2013 में थी, अब 25। बाकी अभी तक कोई सारी चीजें क्लियर नहीं है इसकी, बस युवा नीति। राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग के साथ किया गया? ये लो जी, कर बोर्ड। अब कर बोर्ड समाप्त तो होना ही था, क्योंकि जीएसटी लग गया है, बाकी का कोई मतलब है ही नहीं है। कराएगा राजस्व मंडल के द्वारा। राजस्थान राजस्व मंडल के अंदर है, कर बोर्ड का विलय करती है। तो राजस्थान कर बोर्ड का विलय राजस्व मंडल में कर दिया। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद कर बोर्ड का कार्य वो सीमित हो गया, न के बराबर। लाभ राजस्व व कर संबंधी अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संस्थागत ढांचे को
होती मिलेगी। अब राजस्थान कर बोर्ड की बात करें, क्योंकि अब विलय किया गया तो ये चीजें अब पूछी जाएगी। आर्थिक समीक्षा हो, संस्था हो, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता। स्थापना 1 मई 1985, मुख्यालय अजमेर में, उद्देश्य राज्य में कर मामलों का शीघ्र समाधान था। राष्ट्रमंडल की बात करें तो स्थापना 12 अगस्त 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी अजमेर। कार्य क्षेत्र भू राजस्व से संबंधित न्यायालय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के। आपके जो पशु गणना होती है ये करवाता है। पटवारी वगैरह सब इस राजस्व मंडल के अधीन रहते हैं। मुख्यालय, ये बहुत बार प्रश्न आया, इसकी स्थापना 1949, मुख्यालय अजमेर। तो कर बोर्ड उन दोनों का मुख्यालय अजमेर था, अब कर बोर्ड का इसमें विलय करती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल 28 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। पहला यह असत्य हो जाएगा, 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़, बाकी सारे सही है। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील में, इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर है। यहां मैं डिटेल बताता हूँ। भूमि आवंटन और सौर परियोजनाएं, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्तांतरित। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में निवास 28 लाख करोड़ से अधिक। सबसे ज्यादा ये जो एमओयू हुआ है ना, उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के अंदर 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, बांसड़ा, मगरा, कोठा, देवड़ा, वहां क्षेत्र भूमि आवंटित की गई है। ठीक है। इसके अलावा बाड़मेर की शिव तहसील में 162 हेक्टेयर 300 मेगावाट सौर प्रोजेक्ट, नेगरडा, कालीजाल, ये नाम आ जाएंगे पेपर में, बोले कौन से जिले में है, बाढ़ में। लोधी जो बाप तहसील है, यहाँ 59.9 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, ग्राम नोखा में। सिरोही शिवगंज तहसील, यहाँ 765 केवी के विद्युत सब स्टेशन निर्माण, कैलाश नगर फर्स्ट और बागली खेड़ा। अब ये नाम है ना, हमें लगते तो ऐसे उठपटांग है, जो रहता है उनको तो पता है, अपना गांव है, जैसे अपने गांव का नाम ऐसे होता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ से 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100, तो वो उसको कहेगा। जैसे मान लो टिक्कर का कोई गांव है, जो बांसवाड़ा में बैठा है उसको ऐसा लगेगा, और जो गंगानगर में बैठा है उसको, डूंगरपुर का कोई गांव है उसका नाम ऐसा उठपटांग लगेगा। वो याद नहीं होते, लेकिन एग्जामिनर को इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि आपको याद होता है कि नहीं होता है, आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको सरकारी जॉब। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएम द्वारा लॉन्च सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। और आपको पता है कि बुक आप फिक्स बता दी, यूआरओ, ग्राम सेवक, पटवार और जेल प्रेरी, ये आपकी परीक्षाएं हैं। इन सब के लिए बुक उपलब्ध हो चुकी, ठीक है, यानी 22 फरवरी से बुक उपलब्ध, 22 फरवरी से बुक उपलब्ध है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों ही आपको मिलेंगे बहुत शानदार तरीके। तो आपातकालीन अलर्ट देना, हीट वेव, भूकंप, चक्रवात, जैसे चक्रवात तो हमारे कम है, भूकंप के झटके लग जाते हैं, और खास करके पश्चिमी राजस्थान में गर्म लू चलेगी, उसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचेत, बोले सचेत करना है। ठीक है, एसएमएस आते रहते हैं अपने पास कि हाँ आज बारिश हो सकती है, आज ओले गिरने की संभावना है, आज लगातार 2 दिन आंधी चल सकती है, ये प्रक्रिया। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दवा आपके द्वार योजना का मुख्य, आपके योजना नाम से पता है, दवा आपके द्वार आएगी। अब आए किसके लिए? 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुंचाने का टारगेट। ठीक है, दवा आपके द्वार, बस इतना याद रखना। 1668 प्रकार की दवाएं बुजुर्ग लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा डिलीवरी मैन नियुक्त किए जाएंगे, तो नजदीकी सरकारी दवा केंद्र से जरूरतमंद बुजुर्गों तक दवाई पहुंचाने का काम। 7 से 8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन किया गया जल महल जयपुर। ठीक है, 28वां बर्ड फेयर जल महल जयपुर, स्थान मानसागर झील, जल महल जयपुर, तारीख 7 से 8 फरवरी 2025, आयोजनकर्ता टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया, जयपुर चिड़ियाघर। देखा ना, जयपुर चिड़ियाघर। मरु महोत्सव 9 से 12 फरवरी को मनाया गया जैसलमेर में। भीलवाड़ा महोत्सव 7 से 11 फरवरी को बनाया गया। महोत्सव की थीम अटूट धागे संस्कृति रखी गई। निम्न में से कौन सा कथन द्रौपदी मीणा के बारे में सही नहीं? भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट है, वह पहली आदिवासी महिला है जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, बिल्कुल। उन्होंने लाख कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया है, बिल्कुल, सारे सही। बस प्रश्न आपका ये बनेगा, द्रौपदी मीणा बसवा गांव जवाली का बाढ़ 2 साल, द्रौपदी मीणा।
उपलब्धि भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट है और पहली आदिवासी महिला जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। सफर की शुरुआत 2016 में लाख कला पर काम शुरू किया और 2022 में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया और आज भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट। सम्मान इन्हें हाल ही में ताजा में भूपेन हजारिका अवार्ड 2024 मिल जाता था। परीक्षा पे चर्चा 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेल और अनुशासन पर मार्गदर्शन किसने किया? परीक्षा पे चर्चा कि जैसे 10वीं 12वीं और 12वीं के और बोर्ड की परीक्षा आती है तो बच्चे टेंशन में और आ जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी हर साल परीक्षा पे चर्चा। अब क्या है कि खेल कैसे खेलते हैं, उसमें अनुशासन कैसे रखते हैं, कुछ हस्तियों को भी शामिल किया गया अलग अलग विभाग के लिए। तो हमारी एक तो अवनी लेखरा, एक सुहास यतिराज और एक MC मैरीकॉम, ये जो खिलाड़ियां हैं इनको शामिल किया गया। बोले आप बच्चों को खेल और अनुशासन पर मोटिवेट करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, तारीख 10 फरवरी 2025 परीक्षा पे चर्चा हुई थी और स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली। पहला एपिसोड सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में 35 छात्रों संग प्रधानमंत्री की चर्चा। और इसमें खेल अनुशासन MC मैरीकॉम, अवनी लेखरा, सुहास यतिराज, बाकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए दीपिका पादुकोण, पोषण के लिए सोनाली संबरवाल, रजुता दिवेकर, रेवंत हिम्मत सिंह, प्रौद्योगिकी वित्त के लिए गौरव चौधरी, तकनीकी गुरु राधिका गुप्ता, रचनात्मकता और सकारात्मकता के लिए विक्रांत मैसी और भूमि पेडनेकर, जागृति और मानसिक शांति के लिए सदगुरु जग्गी वासुदेव। यानी इनको भी शामिल किया कि आप बच्चों को मार्गदर्शन दें अलग अलग क्षेत्र में, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, खेल अनुशासन के लिए, पोषण, प्रौद्योगिकी, रचनात्मक। गुलमर्ग में आयोजित नेशनल आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की किस ट्रांसजेंडर ने स्वर्ण पदक जीता? राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ट्रांसजेंडर ने? रितिका। और कुछ याद नहीं रखना, नेशनल आइस स्टोक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 1 से 2 फरवरी, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। अर्जित मेडल 1 गोल्ड समेत कुल 4 मेडल जीते, प्रतिनिधित्व राजस्थान टीम का किया और ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह का नेशनल स्तर पर शानदार प्रदर्शन। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के बारे में सच? तो रीफ 2025 का आयोजन जयपुर में, यहीं से प्रश्न गलत हो गया, जोधपुर में होगा। याद रखना, अब की बार जयपुर नहीं जोधपुर जाना है। प्लाट नंबर 302 लेना है। राजस्थानी भाषा फिल्म का पुरस्कार मिला। करणवीर वोहरा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय, मारी बींदनी राजस्थानी फिल्म। यानी पहला गलत है, सब कुछ जयपुर में। प्लाट लेना है 302 नंबर। करणवीर वोहरा है और जोधपुर के उन्होंने लिया और धर्मेंद्र को दिला दिया, ये याद रख। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये पक्का प्रश्न आएगा। आयोजन 1 से 5 फरवरी 2025 जोधपुर। 11वां संस्करण था, रीप फिल्म क्लब द्वारा आयोजित किया गया। थीम पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, ये थीम भी पूछी जा। इसमें सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म प्लाट नंबर 302 इसको मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय, मारी बींदनी राजस्थानी फिल्म के लिए। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड करणवीर वोहरा जोधपुर को मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिनेमा में शैलेश कुमार मरणोपरांत मिला। और हसरत जयपुरी अवार्ड म्यूजियम इन सिनेमा निदा फाजली मरणोपरांत मिला। ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखो। ठीक है, नामरूप असम में प्रस्तावित यूरिया संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? ये केंद्रीय बजट के प्रश्न कुछ मैंने डाले थे, तो कितनी होगी? 12.7 लाख मैट्रिक टन। बस याद रखना। अब कपास देखो, केंद्रीय बजट में जो जो बातें बताई थी मैंने डेली की क्लास में, वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ताकि ये देखो इस ऐप में, अब ये नानक क्लासेज एप्लीकेशन में ये वीडियो है। हालांकि नानक क्लासेज शिव सर पर यूट्यूब पे भी आपको मिलता है। इसका फायदा ये है कि कई बार 2 3 4 दिन आप रूटीन में नहीं आते हो तो क्लास नहीं ले पाते हो, तो ऐप में एक साथ है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करनी है, मात्र 99 रुपये की टेस्ट सीरीज है। इसमें मैं आपको डेली टेस्ट भी देता हूँ, आपको वीकली टेस्ट भी मिल जाता है, आपको मंथली टेस्ट भी मिल जाता है, आपको मंथली PDF मिलती है और मंथली ये वीडियो भी मिलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। और 2024 का करंट फ्री है। इसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का करंट मिल रहा है। यानी इतना सारा डेली, वीकली, मंथली, इतना फायदा अगर आप होगा, बार बार अभ्यास करो, कितनी अच्छी तैयारी। ठीक है, पंचवर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार, अधिक लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देना, किसानों को विज्ञान और तकनीक की सर्वोत्तम सहायता, बस्तर क्षेत्र के 5F विजन के तहत किसान की आय में वृद्धि। तो कपास उत्पादन मिशन
एक किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी में बदलाव हुआ है। 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसान लाभान्वित होंगे। केसीसी के तहत ऋण की सीमा जो 3 लाख थी ना, वो 5 लाख कर दी। ये प्रश्न पेपर में आएगा। केसीसी की जो ऋण सीमा 3 लाख थी, 5 लाख कर दी। और असम में नया यूरिया संयंत्र खुलेगा, 12.7 लाख मेट्रिक टन। और स्थान ध्यान रखना असम का नाम रूप। भारतीय डाक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्प्रेरक। 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर और 2.4 लाख डाक सेवकों का नेटवर्क बनेगा। भारतीय डाक पेमेंट बैंक के माध्यम से वित्तीय सेवाएं उपलब्ध है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत। हर गांव के अंदर पेमेंट बैंक और डाक वाले है ना। ओ नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली? नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली? तो राजस्थान को 12वीं रैंक मिली। ठीक, 12वीं रैंक मिली है। शीर्ष पर उड़ीसा है, स्कोर उसका 67.8 है। राजस्थान का स्थान 12वां, स्कोर इसका 28.6 है। और राजस्थान को परफॉर्मर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विमोचित स्त्री देह से आगे और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पुस्तकों के लेखक कौन है? गुलाब कोठारी। तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी थीम पेवेलियन। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी द्वारा लिखित मेले में स्त्री देह से आगे और बॉडी माइंड टैलेंट का विमोचक ओम बिड़ला, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष। 8 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक तो भी राजस्थान में जयपुर में तो होती है। ये प्रयागराज कुंभ में नहाने गए थे सारे मंत्री, सारे वहीं बैठक ले ली। क्या बात, ठीक है। तो बस अब क्या कर दिया इसमें, सीधी सी बात है, जिस काम के लिए जाते हैं उसी के लिए बैठक लेते हैं। तो इन्होंने अंशकालीन पुजारियों का मानदेय जो 5,000 था 7,500 प्रतिमाह कर दिया। भोगराग राशि जो 1,500 थी बढ़ाकर 3,000 कर दी। मंदिरों के जीर्णोद्वार के लिए राशि 6 प्रत्यक्ष प्रभार और 26 आत्मनिर्भर मंदिरों के लिए 101 करोड़ रुपए। और जीर्ण शरीर को टुचपुटी करवानी है उसके लिए 25 करोड़ रुपए। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलपति कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है? पहला हमारे राजस्थान में बीकानेर में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है और दूसरा जोबनेर जयपुर के अंदर स्थापित हुआ है, तो प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में, प्रथम कुलपति प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। और राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। ठीक है। राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा? कवि काग पुरस्कार। लक्ष्मण दान कविया। लक्ष्मण दान कविया को जो नागौर जिले से संबंध रखते हैं, इन्हें भगत कवि पद्मश्री दुल्ला भाया काग की पुण्यतिथि पर काग चौथ पर यह पुरस्कार दिया गया। भारत के पहले कवि जिनके 7 सतसई ग्रंथ प्रकाशित हुए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव को किसके आदेश से निलंबित किया गया? किसके आदेश से? राज्यपाल कुलाधिपति। ठीक है, बस इतना याद रखना। और कन्हैया, इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल श्रीवास्तव। नाम देखो, निलंबित किए हैं, सरकार के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, घपलेबाजी की और किया। इनके नाम देखो, केएल श्रीवास्तव, केएल कन्हैया लाल श्रीवास्तव। नाम तो इतने बड़े बड़े इनके माँ बाप ने रखे, काम भी बड़ा, पद भी कितना बड़ा, कुलपति का पद कितना बड़ा होता है। और बस यही काम, ये स्वार्थी होती जाए। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे? ये अलग अलग प्रकार के पुरस्कार है। आप सोचोगे गुरुजी थे पहला और बताइयो, अब और बता दियो। ये अलग अलग टाइप के। डॉक्टर रामनिवास कई हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 डॉक्टर रामनिवास जी को दिया गया। और राजस्थान में शिक्षा प्राप्ति की और वर्तमान में म्यांमार में भिक्षुकों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। देखो, म्यांमार में राजस्थान के हैं और ये पढ़ा रहे हैं। 9 से 12 फरवरी 2025 को आयोजित मरु महोत्सव। मरु महोत्सव 2025 के बारे में असत्य कथन बताएं। मिसेज जैसलमेर भावना, मिस्टर पोकरण गोपाल सिंह, मिस पोकरण महक दत्त। असत्य बताना है तो ये असत्य। अब यहां से प्रश्न पक्का आएगा, मतलब निश्चित है, आना ही आना है। डेजर्ट फेस्टिवल 2025 9 से 12 फरवरी 2025 को हुआ। इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी। मिस्टर पोकरण गोपाल सिंह, मिस पोकरण अभिलाषा चौधरी, मिस मुमल कोमल सिद्ध, मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत और मिस्टर डेजर्ट या मरुश्री धीरज पुरोहित। जो सारे याद कर लेना, ये पक्के आने ही आने हैं, फिक्स है, मतलब पक्के पर्सन आने ही आने। और
31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में हुआ 10 से 12 जनवरी को। इसमें मिस मरवण बनी थी महक दफ्तरी, मिस्टर बिकाना बने थे योगेश सेवंग और डोला मरवण बनी थी श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी। ठीक है। पेरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और फाइनल मुकाबले में इन्होंने किस स्कोर से जीत दर्ज की थी? गजब का प्रश्न है। 143 141। तो श्याम सुंदर स्वामी की ऐतिहासिक उपलब्धि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीकानेर के और प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना। बीकानेर की प्रतियोगिता पेरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ। उपलब्धि व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, फाइनल स्कोर 143 141 इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराया। कुल पदक इन्होंने 2 स्वर्ण जीते और 1 रजत जीता। 1 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता, 1 स्वर्ण पदक मिक्स्ड स्पर्धा में जीता और 1 रजत मिक्स्ड स्पर्धा में जीता। जोड़ीदार राकेश कुमार थे, इसमें जोड़ीदार सरिता कुमार थी। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, जितनी मैंने ये चीजें आपको आपके सामने। ठीक है, ये अच्छे तरीके से याद रखना। एक धनाराम जी बीकानेर के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है।